Hello everyone. Class 10 Geography chapter number 1 Resources and Development has been going on, and today's topic is soil erosion and soil conservation. In the previous video I covered the topic land degradation. After that in NCERT there is a topic soil as a resource and types of soil. So I am skipping this topic. Directly I am coming to the soil erosion. Why I am doing so? Just because of land degradation and soil erosion. Both are the similar or interrelated topic. That's why I am starting from soil erosion. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, द डेन्यूडेशन of soil cover and subsequent washing down is described as a soil erosion. तो soil erosion को कैसे डिफाइन किया गया है आप समझ सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा. ये बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है soil erosion से रिलेटेड, कि soil erosion क्या है और कौन कौन से मेजर्स हैं soil कंजर्वेशन के लिए. तो सबसे पहले डेन्यूडेशन का मतलब समझते हैं. डेन्यूडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कवरिंग, रिमूव करना या रन ऑफ करना या वियर अवे करना, यानी कि इसको बहा ले जाना. ऊपरी जो परत होती है, लेयर होती है, उसको रिमूव कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेन्यूडेशन. तो डेन्यूडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो भी अपर लेयर होता है, सॉइल कवर होता है, उसको ये डेन्यूड कर देता है, उसको रिमूव कर ले जाता है. ठीक है भाई. तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है. तो डेन्यूडेशन ऑफ अ सॉइल कवर यानी सॉइल कवर को हटा ले जाना, बहा ले जाना, रन ऑफ कर देना. एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और उसको बहा के लेके चले जाना. डेन्यूडेशन का मतलब रिमूव करना प्लस रन ऑफ करना, दोनों एक साथ है. ठीक है. तो डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर मीन्स कि रिमूवल ऑफ कवरिंग एंड रनिंग ऑफ या वॉशिंग डाउन, इसको बहा के ले जाना, डिस्क्राइब्ड एज अ सॉइल इरोजन. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉइल इरोजन क्या है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली. एंड जनरली इसको समझते हैं कि जो प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल जो मिट्टी बनने की प्रोसेस होती है और जो एरोजन होने की प्रोसेस होती है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, साथ साथ चलता है. एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन टू, और दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है. मतलब कि एक साइड सॉइल इरोजन हो रहा है या एक साइड सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइड बाय साइड सॉइल इरोजन भी होता है. इसका बेहतर एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी न्यूज़ में पढ़ रहा था. अरावली हिल्स आपने सुना होगा, जो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में अरावली हिल्स का स्प्रेड है. तो अरावली हिल्स कभी दुनिया में वर्ल्ड का सबसे, पहले तो ये जानो, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली. ठीक है. और ये कभी दुनिया का सबसे लॉफ्टीएस्ट, हाईएस्ट माउंटेन रेंज हुआ करता था. लेकिन आज के टाइम में देखो, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ये धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है. ठीक है. और अब उसका थोड़ा ही पार्ट रह गया है. इसी वजह से इस माउंटेन रेंज को हम लोग रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं, यानी कि जो बचा हुआ माउंटेन है. और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अभी कुछ बिफोर सम ईयर्स अरावली रेंज के 31 जो माउंटेन पिक्स थी वो गायब हो गई, मतलब वो बचा ही नहीं. तो इसके दो कारण हैं. एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो माइनिंग वगैरह उसका चल रहा है, इसके वजह से हो रहा है. बट आप समझो कि जो कभी दुनिया का सबसे लोफ्टीएस्ट, हाईएस्ट माउंटेन रेंज होता था, और प्रेजेंट टाइम में वो रेजिडुअल है, बहुत ही लो हाइट रह गई है उसकी. ठीक है. यानी कि उसका हुआ क्या, फिर वो गया कहाँ, तो उसका इरोज़न हुआ है. यानी कि एक साइड में देखो फॉर्मेशन भी हुआ था और धीरे धीरे उसका इरोज़न हो रहा है. ठीक है. इरोज़न हुआ है. तो ये बैलेंस होता है, ये दोनों के बीच में बैलेंस होता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है.
नेचर अपने हिसाब से करता है। जैसे अभी जो हिमालयन रेंज है, तो हिमालय इतनी हाइट पे है, फिर इसके जो वहाँ से रिवर्स निकलती हैं वो धीरे धीरे इरोड कर रही हैं, वहाँ के डिपॉजिट ला के सेडिमेंट्स ला के डिपॉजिट करती हैं, जिससे कि प्लेन एरिया बनता है, प्लेन रीजन बनता है। ठीक है, तो देखो ये सब साथ साथ चल रहे होते हैं और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस होता है। बट समटाइम्स बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। कई बार ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके दो रीज़न है, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन सब वजहों से क्या होता है कि ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ और भी रीज़न है, जैसे नेचुरल फोर्स भी होते हैं, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, ये भी सॉइल इरोजन को लीड करता है। ठीक है, इसके वजह से भी होता है। तो नेचुरल कॉजेज़ भी हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एक कारण है इसका। ओके, कई बार जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि वो मिट्टियों को बहा ले जाता है। ठीक है, वो भी सॉइल इरोजन है। ग्लेशियर में भी होता है। ठीक है, विंड भी करता है, जहाँ पे विंड एजेंट भी बहुत ही एक्टिव होता है, स्पेशली डेजर्ट एरिया, एरिड एरिया में। ओके, नेक्स्ट, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज अ गलीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं कि कई बार जो रनिंग वाटर होता है वो कट करके जो क्लेई मिट्टी होती है ना, जो सॉफ्ट क्लेई नेचर का जो सॉइल होता है, वो जिसके पार्टिकल्स बड़े फाइन होते हैं। ठीक है, तो रनिंग वाटर जहाँ पे भी क्लेई सॉइल होगा उसको बहा ले जाता है। ठीक है, कट थ्रू, उसको काट काट के बहता जाता है, उसको बहा ले जाता है, वॉश अवे कर लेता है। ठीक है, ओके, एंड मेक्स अ डीप चैनल। जब वो बहा के ले जाएगा तो बीच में चैनल्स बनते हैं, गड्ढे गड्ढे, डीप डीप और नैरो चैनल्स बन जाते हैं, और इसे हम लोग गलीज बोलते हैं। तो गली वर्ड आपने भी सुना होगा, गली मोहल्ला। ठीक है, जो गलियाँ होती है, नैरो, बनारस की गलियाँ आपने सुना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है वो, कि बीच का जो पार्ट होता है वो गड्ढा हो जाता है, डीप बन जाता है, और साइड साइड ऐसे ही थोड़ा सा हाइट पे रहता है। तो इसे इस टाइप के जो फॉर्मेशन, ये जो लैंडफॉर्म बनता है, ऐसे होता क्या है कि जो लैंड होती है ना, जब भी रनिंग वाटर क्ले सॉइल को गड्ढा बना देता है, ऐसे लाइन चैनल में एक लंबा सा चेन जैसे बना देगा, गड्ढा गड्ढा, इसको गली बोलेंगे। तो दिस टाइप ऑफ लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बैड लैंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैड लैंड, क्योंकि ये अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। आप खुद सोचो कि ऐसी ज़मीन है, कोई लैंड है जिस पे गड्ढे गड्ढे से बन गए, तो आप खेती कैसे करोगे? और वो भी डीप चैनल्स बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, तो आप उस पर एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। इसे ही हम लोग गलीज या बैडलैंड बोलते हैं। और इसी पर्टिकुलर बैडलैंड को चंबल रीजन में हम लोग, एक स्पेशल इसका नाम है जिसको रेवाइंस बोलते हैं। तो चंबल बेसिन वाला जो रीजन है, जो चंबल रिवर के आसपास का एरिया है, तो इसी बैडलैंड को हम लोग रेवाइंस बोलते हैं, और रेवाइंस को हिंदी में बीहड़ बोलते हैं। और कई बार आपने बीहड़ में सुना होगा कि बीहड़ में डकैट्स होते हैं। ठीक है, पान सिंह तोमर वाली मूवी भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें वो बोलता है कि बीहड़ के हो तुम, मुरैना वाला जो रीज़न है, भिंड मुरैना वाला रीज़न, तो वहाँ पे तो डकैत होते हैं। तो बोलता है डकैत नहीं साहब, बागी होते हैं, बागी। ठीक है, एनीवे, तो रिवाइंस का मतलब समझ में आ गया। बीहड़ होता है, बीहड़ मतलब बैडलैंड होता है। बैडलैंड क्या होता है या रिवाइन क्या होता है? इट इज़ अ लैंड फॉर्म दैट इज़ कट थ्रू या कट थ्रू बाय द रनिंग वाटर्स and makes deep and narrow channels. So ravines is a landform actually, and landform looking या similar to the gullies. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसको एक बार हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वेरी सुन आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑफ रेवाइंस। बीहड़ का मैं एक वीडियो आपको बहुत जल्द ही पब्लिश कर दूंगा। ये देखिए, मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, ये आप देख पा रहे हैं? ठीक है, देखिए ये क्या है एक्चुअली। ये देख रहे हैं आप, गड्ढे गड्ढे से बने हैं, बीच बीच में ज़मीन जो है वो
चैनल जैसा गड्ढा गड्ढा सा बना हुआ है। अब इस ज़मीन पे खेती आप कैसे कर पाएंगे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो पाएगा? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं आप, ये देखिए बीच बीच में ये, ठीक है, ओके। और इस एरिया को, ये जो बीहड़ वाला एरिया होता है, रेवाइंस एरिया होता है, ये ज़्यादातर आपने सुना होगा कि डकैत्स का ये घर होता है। बहुत अच्छा इनका नेचुरल रीज़न ये है, पुलिस भी इनके पीछे लगी होती है, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं हो पाता। वो कहीं कहीं दिखेगा रास्ता है, बीच में जाके वो ब्लॉक हो जाएगा। तो डाकुओं को, डकैत्स को छिपने के लिए बहुत बढ़िया जगह होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे बीहड़ में डकैत्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ओके। अब तो खैर ये सब अब ख़त्म हो गया, चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, ओके। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट over large area down a slope. In such case, the top soil is washed away. This is known as a sheet erosion. देखिए यहाँ पे PCS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। This is known as a sheet erosion. तो कई टाइप के इरोजन होते हैं। एक होता है इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। एक होता है, वेट अ सेकेंड, ये देखिए आप, यहाँ पे बेहतर आप समझ पाएंगे। ये स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश का मतलब होता है ऐसे जो बूंद, बारिश की बूंद गिरती है ना, तो जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होता है, और जिस सरफेस पे गिरता है वो बूंद अपने एरिया भर का मिट्टी डिटैच कर देता है, यानी मिट्टियों का वो भी सॉइल इरोजन करता है, ठीक है। तो ये स्प्लैश इरोजन हो गया। इसके बाद होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन का मतलब कि एक पूरा शीट, जैसे बेडशीट होता है वैसे एक शीट, पूरा एक वाइड सा सरफेस वाला एरिया में सब मिट्टी बह बह के चली जाती है, और ये सभी मिट्टी बह के एक रील बनाती हैं। रील का मतलब आप ये पतली पतली सी धारियाँ देख रहे हैं, आप उसको रील बोलते हैं। और यही रील आपस में मिल मिल के एक बड़ा सा गली बना देती है, जो ये वाला 4th नंबर वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। तो स्प्लैश, इसको ऑर्डर में पूछता है, स्प्लैश, देन शीट इरोजन, देन रेल इरोजन, देन गली इरोजन, गॉट इट, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन ड्रॉप इरोजन हो रहा है जिसको स्प्लैश बोलते हैं। फिर शीट, रेन ड्रॉप इरोजन, या इसको कह सकते हैं स्प्लैश का मतलब छींटा मारना, ऐसे छींटा होता है ना वो वाला। शीट इरोजन हो गया, और ये रील्स, पतली पतली रील्स बन रही हैं, और लास्ट में ये गली इरोजन बन रहा है, ठीक है। तो ये इरोजन के डिफरेंट टाइप्स हो गए, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि शीट इरोजन क्या होता है, ओके। ये चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो बारिश के टाइम पे। बारिश के टाइम पे जब कोई भी ऐसे प्लेन एरिया में जाना जहाँ पे लैंड होगा, फील्ड होगा, एग्रीकल्चरल फील्ड होंगे, वहाँ पे आप देखना सबसे पहले एक बूंद गिरेगा, वहाँ की मिट्टी उठ के डिटैच होके बहना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो धीरे धीरे एक पतली पतली सी वाटर स्ट्रीम बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो एक गली बनाएंगे, फिर वो ऐसे करके, ओके। नेक्स्ट, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ। जब भी अब हवाएं चलती हैं तो वाटर वाला हो गया। अब विंड क्या करता है, जब भी विंड ब्लोज, हवा बहती हैं, वो लूज सॉइल्स को, जो कमज़ोर मिट्टियाँ होती हैं उसको ऑफ कर ले जाती हैं, ब्लो ऑफ कर ले जाती हैं, ठीक है। उसको उड़ा के लेके चली जाती हैं फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, किधर साइड में, जो भी फ्लैट और स्लोपिंग एरिया होगा। तो इस वाले इरोजन को हम लोग विंड इरोजन बोलते हैं। यानी कि व्हेन द विंड इज एजेंट फॉर द सॉइल इरोजन, तो इसको विंड इरोजन, व्हेन द विंड इज एक्टिव एजेंट, ठीक है। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स। कई बार सॉइल इरोजन हमारे जो गलती वाले, गलतपूर्ण तरीक़ों से जो खेती करी जाती है उसके वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है, विंड इरोजन इसका कारण हो जाता है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, उसको देखेंगे। प्लोइंग इज़ एन रॉन्ग वे। देखो ये एक कारण है, डिफेक्टिव मेथड का एक एग्जांपल है, प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे। गलत तरीक़ों से जब हम प्लोइंग करती है, प्लोइंग का मतलब जब खेतों की जुताई करते हैं ऐसे हल लगा के, ठीक है, तो गलत तरीके से की गई जुताई, दैट इज़ अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म अ चैनल फॉर क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब प्लॉइंग गलत तरीके से, जैसे अगर सपोज करो स्लोप, कोई भी पीस ऑफ लैंड है उसका स्लोप
ऐसे है, ढाल उसका इधर साइड में है, ठीक है। और आप प्लोइंग भी इसी साइड में कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, प्लोइंग भी आप इसी डायरेक्शन में कर दिए। तो देखो स्लोप भी इसी साइड में है, ठीक है, और आपने प्लोइंग भी इसी साइड में कर दी। तो जो बारिश होगा, पानी लगेगा, तो इसको बड़ा ही इजी वे में बहा के ले जाना, इसको वॉश अवे करना बड़ा ही इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप भी उधर है और आपने उधर साइड में प्लोइंग भी कर दी। तो ये एक डिफेक्टिव मेथड होता है। अब इसको रोक कैसे सकते हो? तो आप प्लोइंग इस साइड में, इसके अपोजिट 90 डिग्री वाले पे करो, ऐसे करो आप, ताकि बारिश आए तो यहाँ पे रुक जाए पानी, फिर बारिश आए तो यहाँ पे रुक जाए, मतलब रनिंग वाटर आए तो यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, ठीक है। तो ये कुछ डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं जिससे प्लोइंग, ओके, तो ये आप समझ गए। प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। अब प्लोइंग कैसे करना है? अलोंग द कंटूर लाइन्स। कंटूर लाइन्स क्या होती है? कंटूर लाइन्स द इमेजनरी लाइन होती है एक तरह से। ये एक ऐसी लाइन होती है, लाइन ऑफ सिमिलर या इक्वल एलिवेशन, और लाइन ऑफ इक्वल एलिवेशन, इक्वल हाइट की जो लाइन होगा, एरिया होगा, उसी को बोलते हैं कंटूर लाइंस। तो जो भी एलिवेशन लाइन है, जैसे सपोज करो ऐसे कोई ज़मीन है, ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे समझो आप, ये देखो, ये एक तरह का कंटूर प्लॉइंग करी गई है, कंटूर प्लांटिंग करी गई है। यानी ये जो एरिया आप देख रहे हो साइड साइड में, ये वाला, ठीक है, ये जो आप एरिया ऐसे ऐसे देख रहे हो, तो ये सब सिमिलर हाइट वाले, एलिवेशन वाले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एरिया है, ये सिमिलर एलिवेशन वाले हैं, ये वाला एरिया सिमिलर एलिवेशन है। यानी ये कंटूर लाइन से एक कंटूर लाइन ये हो गई, ये कंटूर लाइन ये हो गई, एक कंटूर लाइन ये हो गई। बाकी यहाँ से यहाँ के बीच का जो एलिवेशन होगा वो सिमिलर होगा, यानी इनका स्लोप इक्वल होगा लगभग, ठीक है। तो इसे ही कंटूर प्लॉइंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, तो कंटूर लाइंस कैन बी डिसलरेट, और इससे फ़ायदा क्या होगा? कंटूर लाइन के अगर हम पैरेलली फ्लो करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। इससे वाटर का जो फ्लो होगा वो डिसलरेट होगा, कम हो जाएगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ कॉल्ड कंटूर प्लॉइंग, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटूर प्लॉइंग बोलते हैं। तो ये आपका पहला सॉइल कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, 1 by 1। तो ये नंबर 1 हो गया आपका। अभी टॉपिक है ना सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल कंजर्वेशन कैसे करोगे आप? तो कंटूर प्लॉइंग करके कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, टेरेस फार्मिंग कर सकते हो आप, टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हो। अब समझते हैं कि स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग अ टेरेस। सीढ़ीदार खेती बोलते हैं इसको। तो टेरेस कल्टीवेशन से, टेरेस कल्टीवेशन से क्या होता है कि सॉइल इरोजन रिस्ट्रिक्ट होता है, कंट्रोल होता है। और इसका एग्जांपल ज़्यादातर वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। ये दिखा देते हैं आपको क्या होता है टेरेस फार्मिंग। सीढ़ीदार इसको खेती बोलते हैं। ये देख रहे हो आप, टेरेस बनाया गया है, यानी यहाँ पे इक्वल ऐसे काट काट के, ठीक है, ठीक है। देखो ये कितना प्यारा सा कि यहाँ पे पैडी कल्टीवेट करी गई है, ठीक है, ये आप एरिया देख पा रहे हो। तो ये सीढ़ी बना बना के इक्वल स्टेप्स बना के यहाँ पे कल्टीवेशन करी जाती है, इसी को टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। अब तीसरा एग्जांपल जिसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये थर्ड कंजर्वेशन का, सॉइल इरोजन को कंजर्व करने का ये थर्ड मेथड है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। होता क्या है इसमें? पूरे पीस ऑफ लैंड, कोई भी आपके पास प्लॉट है, उस प्लॉट को क्या करो, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, टुकड़ों में, लीनियर, ठीक है, और नैरो, और यू कैन से कि क्या बोलते हैं इसको, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को। ओके, हाँ, इसको लॉन्ग नैरो स्ट्रिप, पट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे प्लॉट में जो नैरो हो उसमें डिवाइड कर देंगे, बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड को पार्टीशन, टुकड़े टुकड़े में कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे करेंगे क्या एक्चुअली कि स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और दो क्रॉप्स के बीच में
हम लोग घास को छोड़ देंगे ग्रो होने को, और ये जो ग्रास होगा दिस विल ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, और ये विंड को रोक देगा, सॉइल इरोजन से बचा लेगा। आप समझते हैं, पिक्चर से देखो, आप फोटो देखो, आप इमेज यहाँ पे देखो, ये प्यारा सा है, समझो इसको। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बड़ा सा प्लॉट है, इस पूरे प्लॉट को नैरो चैनल में या नैरो स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया गया। एक ये वाला जिसमें ग्रास ग्रो कर दिया गया है, यहाँ पे ग्रास ग्रो कर दिया गया, और यहाँ पे क्रॉप ग्रो करा गया है। ग्रास को यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि घास यहाँ पे ग्रो कर जाए, और साइड साइड में ये क्रॉप ग्रो किया गया है। देख रहे हो? तो पूरे प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट को, पूरे लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड को आप डिवाइड कर दो स्ट्रिप्स में, ठीक है, और इसी को हम लोग स्ट्रिप कल्टीवेशन बोलते हैं। जैसे देखो, ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है कि ये स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पे कॉर्न क्रॉप ग्रो किया गया है, बीच बीच में से एक पट्टी नैरो अल्फा ग्रास होती है ये, ठीक है, इसको ग्रो कर दिया गया है ताकि विंड को रोका जा सके और सॉइल इरोजन ना हो पाए, ठीक है। तो ये आपका इसी टाइप की जो क्रॉपिंग होती है इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लांटिंग अ फोर्थ कंजर्वेशन मेथड या मेजर, जिसको बोलते हैं हम लोग शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं भाई? शेल्टर बेल्ट। आप समझते हैं, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री को एक लाइन में प्लांट कर दो टू क्रिएट अ शेल्टर, एक शेल्टर बनाने के लिए। ऑल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे, ये भी उसी तरह का काम करता है जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग काम करता है, बस वहाँ पे ग्रास को बीच बीच में उगा देते हैं, यहाँ पे पेड़ को एक लाइन पट्टी ऐसे पेड़ को उगा देंगे, ठीक है, उसकी रो ऑफ ट्री ना। तो रो ऑफ सच प्लांट या सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। तो ये जो प्लांट की एक रो होती है उसी को बोलते हैं हम लोग शेल्टर बेल्ट। एंड दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। और डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, ये देखो आप, ये है आपका शेल्टर बेल्ट। आप एग्रीकल्चरल फील्ड देख रहे हो आप, और यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसे ये शेल्टर बेल्ट को ग्रो किया गया है ऐसे, ठीक है, ये बीच बीच में, यानी प्लॉट के बीच में एक शेल्टर बेल्ट बना दिया गया है। रो ऑफ ट्रीज हैज़ बीन प्लांटेड। इससे क्या होगा कि जब भी हवाएं चलेंगी सॉइल इरोड नहीं होगा, यहाँ से दूसरे वाले प्लॉट में नहीं जाएगा, वहाँ की सॉइल वहीं बची रह जाएगी। तो ये था डिटेल्ड आपका एक्सप्लेनेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हमने सीखा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, रेवाइंस क्या होते हैं, चंबल क्या होता है, और इरोजन के टाइप कौन कौन से होते हैं, और कैसे आप सॉइल इरोजन को कंजर्व कर सकते हो या बचा सकते हो, ठीक है। तो इसके मैंने 4 मेथड्स आपको बता दिए और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लीज़ इसको रिवाइज़ करिए। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया बट इट्स ओके। थैंक यू।